लेकिन आज जिसकी मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये क्राइम की दुनिया में क्राइम करने वाले सबसे अजीब, अलग, और एक तरह से कहें कि इनकी क्राइम की दुनिया में जो कुछ होता है वो कहीं और होता ही नहीं है। तो हर मामले में अलग हैं ये, इनकी सोच अलग है, इनके क्राइम करने का तरीका अलग है, इनके क्राइम करने की वजह अलग है। क्राइम करने के लिए जब जाते हैं तो वो कैसे जाते हैं वो भी अलग है। क्राइम करने जाना है कि नहीं जाना है ये तय करना भी अलग है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके बारे में हिंदुस्तान की पुलिस को तमाम कोशिशों के बावजूद जो जानकारी मिली, वो जानकारी तो है लेकिन कम है। मैं बात कर रहा हूँ बावरिया गैंग की। बहुत ही ख़ास तौर पे जो नॉर्थ इंडिया के लोग हैं वो तमाम लोग इस गैंग से वाकिफ़ होंगे, उन्होंने सुना होगा इसके बारे में। मुझे अपने करियर में कम से कम आधा दर्जन ऐसे इंसिडेंट हुए जिसको बावरिया गैंग ने अंजाम दिया और मुझे कवर करने का मौका मिला। दिल्ली में कई ऐसे डबल मर्डर, ट्रिपल मर्डर हुए जो बावरिया गैंग का हाथ था। शुरू में मुझे भी समझ में नहीं आया कि ये है क्या। धीरे धीरे जब इसके ऊपर फिर कुछ पुलिस अफसरों ने भी काम किया, बाकी चीज़ें हुई, तो इनके बारे में जानकारी इकट्ठा की, फिर इनकी कहानी सामने आई। इनके पूरे जो बावरिया जाति है उसके बारे में समझने का मौका मिला। तो आज उन सारी चीज़ों को, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अनकही हैं, जो हम लोगों को नहीं मालूम शायद। कोशिश करूँगा वो सारी बातें आपके सामने रख सकूँ। 1857 में जब पहली बार अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठी देश में, तो बहुत सारे लोगों ने एक साथ अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ उस वक्त मोर्चा लिया, लड़ाई लड़ी। उस ज़माने में फिर अंग्रेज़ों को ये उम्मीद नहीं थी। बाद में 1857 के गदर के बाद अंग्रेज़ों ने कहा कि ऐसे लोगों फिर से आवाज़ ना उठाएं, तो इसका इंतज़ाम करना चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो जहाँ पे इस्टेब्लिश थे, रहते थे। जैसे कोई दिल्ली में है तो दिल्ली में रह रहा है, जो जयपुर में है, मुंबई में है, पुणे में है, राजस्थान में है, भरतपुर में है, भरतनगर में है, कानपुर में, इलाहाबाद में, कोलकाता में। तो ऐसे लोगों की जो पक्की रिहाइश थी उनके बारे में तो अंग्रेज़ों को मालूम थी सब कुछ कि ये फ़लाने इस इलाके में इतने लोग रहते हैं, इनका यहाँ पे घर है, वो ये है, ये नेता है, ये क्रांतिकारी है। तो इसकी पुख्ता जानकारी हुआ करती थी। कुछ जातियाँ ऐसी थी जिनके बारे में अंग्रेज़ों को कोई जानकारी नहीं थी। इन जातियों को घुमंतू जातियाँ कहते थे। घुमंतू को एक और शब्द है खाना बदोश, मतलब जिनका अपना कोई परमानेंट ठिकाना नहीं, जिनका अपना कोई घर नहीं, बस वो निकल पड़ते हैं और पूरा देश ही उनका घर है। जहाँ मौका मिल गया वहीं उन्होंने अपना आशियाना बना लिया, कुछ दिन रहे फिर आगे बढ़ गए। आमतौर पे ऐसे लोग खाली जगहों पे, रेलवे ट्रैक के किनारे, कहीं जंगल में, बस्ती के बाहर, ऐसी जगहों पे ये रहते और फिर अपना निकल लेते। तो इनको घुमंतू जाति कहते थे, खाना बदोश जिनकी अपनी ज़िंदगी होती थी। तो 1857 के गदर में बहुत सारे लोगों ने हिस्सा लिया, उसमें ये घुमंतू जाति के लोग भी थे और इन लोगों ने भी अंग्रेज़ों से मोर्चा लिया। तब पहली बार उस 1857 के बाद अंग्रेज़ों को ये लगा कि चलो जो जिस शहर में रहते हैं, परमानेंट एड्रेस है, उन पे नज़र रखना, उनको पकड़ना तो आसान है, लेकिन जिनका कोई ठिकाना ही नहीं, जिनका कोई घर ही नहीं, उन तक कैसे पहुंचा जाए, उनको कैसे पकड़ा जाए। तब अंग्रेज़ों ने एक चाल चली और 1857 के गदर के कुछ साल के बाद 1871 में अंग्रेज़ों ने एक कानून बनाया और उन्होंने ऐसे जितने भी खाना बदोश घुमंतू जाति के लोग थे, बहुत सारे लोग थे ऐसे, उन सबको एक क्रिमिनल कैटेगरी में डाल दिया कि ये सब मतलब अपराधी टाइप के लोग हैं। और इसी वजह से, इस कानून की वजह से उनको ये लगा कि किसी को भी इसको पकड़ा जा सकता है, जेल में डाला जा सकता है, इनको मारा जा सकता है, इनका इनकाउंटर किया जा सकता है। तो इस कानून ने अंग्रेज़ों को इतना हक दे दिया कि इन सभी को इन्होंने एक क्रिमिनल की कैटेगरी में डाल दिया, जो भी खाना बदोश या घुमंतू जाति के लोग थे। और उन्हीं जातियों में से एक था बावरिया। तो बावरिया भी इस अंग्रेज़ों के बनाए हुए कानून के दंश को झेलने लगा। बावरियाओं के ऊपर भी जुल्म हुआ, सब कुछ हुआ। 1871 में ये बना, उसके बाद फिर धीरे धीरे वक्त बीता, देश आज़ाद हुआ। देश आज़ाद होने के बाद फिर आज़ाद हिंदुस्तान ने इस जो बहुत सारे ऐसे ट्राइब्स जाति थी जिनको अंग्रेज़ों ने क्रिमिनल कैटेगरी में डाल रखा था कि ये लोग अपराधी हैं, ये उनको फिर हटाया गया उस कानून के दायरे से। लेकिन तब तक बहुत सारी चीज़ें हो चुकी थी, अंग्रेज़ों का ये दिया हुआ था, फिर कुछ हालात भी ऐसे हुए, फिर कुछ लोगों की भी गलती हुई और धीरे धीरे जब आज़ाद हिंदुस्तान में बीतने लगा साल दर साल वक्त, तो बावरिया के नाम से फिर दहशत होने लगी। पहले इनका चित्तौड़गढ़
कहते हैं बावरिया की जो ओरिजिन थी, जहाँ से ये सारे लोगों की, चित्तौड़गढ़ से फिर इन्होंने विस्थापित होने शुरू हुए, अलग अलग बटे। उसके बाद ये भरतपुर में बहुत बड़ा इनका एरिया था। भरतपुर में बहुत सारे गांव थे जहाँ पे बावरिया रहते थे। फिर वेस्टर्न यूपी में करनाल के पास मुजफ्फरनगर और उससे आगे जाते हैं तो करीब 12, एक कस्बे में 12 गांव हैं जहाँ, जो कहते हैं कि बावरिया का सबसे बड़ा इलाका है। तो धीरे धीरे बस ये यहाँ तक सीमित रह गए, लेकिन उसके बावजूद फिर ये भटकते ही रहते थे, खाना बदोश घुमंतु की तरह अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं, चल रहे हैं। इसी दौरान बावरिया को चूँकि ये मालूम था कि हमारा कोई परमानेंट ठिकाना है नहीं, तो पुलिस या बाकी लोग हम तक पहुँच नहीं सकते, तो कुछ लोगों ने क्राइम का रास्ता अख्तियार किया और वो क्राइम के फील्ड में उतर गए। लेकिन इनके क्राइम करने का तरीका बिल्कुल बाकी क्रिमिनल के मुकाबले ज़मीन आसमान का। बावरिया अपने इलाके में आमतौर पर जब क्राइम करने के लिए शहर या दूसरे इलाके में जाते तो जो इनका परमानेंट ठिकाना हुआ करता था, चाहे वो भरतपुर हो, वेस्टर्न यूपी का इलाका हो, राजस्थान में कुछ और जगह है, तो वहाँ से आमतौर पे दिवाली के मौके पे ख़ास ये लोग एक तो अंधविश्वास बहुत और धर्म कर्म के बड़े कट्टर मानने वाले, तो इसके बाद ये लोग जब क्राइम करने के लिए निकलते तो इनकी जो ख़ास चीज़ें थी जिसने बावरिया को अलग कर दिया, अब मैं उस पर आता हूँ कि सबसे पहले दिवाली के दौरान आमतौर पे एक पूजा होती और इनकी अपनी एक कुल देवी का मंदिर है बावरियाओं का। बाकायदा उस मंदिर में जाते और उस मंदिर में एक बकरी को ले जाते और बकरी को ले जाकर उस मंदिर में, कुलदेवी मंदिर के सामने उस बकरी को खोल देते और छोड़ देते। उसके बाद वेट करते उस बकरी के चाल को देखने का। अगर बकरी उस वक्त उस कुलदेवी की मंदिर की तरफ बढ़ती तो ठीक, अगर वो वापस मुड़ जाती तो फिर गलत। इसका मतलब ये है कि अगर वो बकरी कुलदेवी की मंदिर की तरफ बढ़ रही है तो इसका मतलब है इन बावरियाओं का यकीन था कि फिर देवी का आशीर्वाद है कि वो जा सकते हैं क्राइम करने के लिए। तो ऐसे में फिर वो उसी बकरी की बलि देते और उसके बाद पूजा पाठ के बाद ये लोग मिशन पे निकल जाते। और अगर बकरी वो उस कुलदेवी के मंदिर की तरफ जाने के बजाय पीछे पलट जाती तो ये मान लेते कि देवी का इस वक्त आज्ञा नहीं है उनकी और ये अपशगुन है, तो इसलिए अभी इस वारदात को अंजाम नहीं दे सकते। तो वो फिर अगले दिन का वेट करते, अगले दिन फिर यही पूरा प्रक्रिया अपनाते, फिर बकरी ले जाते। अगर बकरी अगले दिन भी वापस मुड़ जाती तो फिर वो नहीं जाते। जब तक यानी कि बकरी मंदिर की तरफ नहीं जाए तब तक ये वारदात करने नहीं निकलते। पीछे मुड़ जाए तो ये रुक जाते। पहली चीज़। अब बकरी आगे चली गई, मतलब आज्ञा मिल गई, अब ये वहाँ से निकलते और इनके पीछे में गांव में सिर्फ इनकी औरतें होती, सारे मर्द बाहर निकलते। ये 5-10 के ग्रुप में निकलते। ये जहाँ भी क्राइम करते तो उसमें एक चीज़ और, जैसे दिल्ली में पॉल्यूशन को लेके कार के ऑड एंड इवन नंबर्स हुए थे, तो इनके क्राइम के पेशे में भी ऑड एंड इवन नंबर है। ये कभी भी 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19 ऐसे जोड़े में क्राइम नहीं करते। ये 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 मतलब इवन नंबर में, सम नंबर में। तो जब भी ये किसी घर में वारदात करने के लिए जाते तो या तो 2 होते या 4 या 6। एक साथ कई गैंग अलग अलग गुटों में 2 या 4 के ये निकलते। पूरे दिन जिस इलाके में इनको क्राइम करना होता उस इलाके में ये भीख मांग के या किसी और तरीके से एक्चुअली उस कॉलोनी में या उस घर तक जाने की कोशिश करते और रैकी करते कि इस घर में कौन है, क्या है, कितने लोग हैं, अगर जितनी जानकारी मिल सके। सबसे ज़्यादा ये उस घर को चुनते जो घर किसी भी इलाके में कॉर्नर में हो, और कॉर्नर में भी अगर उस घर के साथ कोई पेड़ है तब तो समझ लीजिए कि फिर 100% ये उसी घर को चुनेंगे, क्योंकि उस पेड़ के रास्ते घर में एंट्री करने का इनको पूरा तरीका मालूम होता है। तो दिन में ये रैकी करते रैकी करने के बाद ये तय कर लेते कि किस घर को अपना निशाना बनाना, और एक दिन में एक नहीं, कई बार तो 2-2, 3-3 घर का ये रैकी कर लेते और एक साथ 2-2, 3-3 घर में ही जाके वारदात को अंजाम दे देते, अलग अलग ग्रुप के लोग। तो पूरे दिन इलाके में घूमते, रैकी करते। शाम होती, शाम होने के बाद ये सबसे पहले नज़दीकी सिनेमा हॉल में जाते, पिक्चर देखते। फिल्म देखने के बाद वापस आते, किसी एक सन्नाटे अंधेरे में
ये उससे पहले एक सरिया, ये अपने साथ कभी हथियार लेके नहीं आते। ये हथियार जब जगह चुन लेते उसके बाद वहीं आसपास से या तो लोहे का कोई सरिया उठाते, डंडा उठाते, इसी तरह की चीज़ें, कोई हथौड़ा मिल जाए। उसके बाद उस घर में क्राइम करने से पहले आसपास में कहीं अंधेरे में ही अपने सारे कपड़े उतारते, सिर्फ बनियान में होते। कच्छा और बनियान गैंग भी इनको कई जगह पे कहा गया। और अपने पूरे बदन पे तेल लगाते। तेल लगाने का मकसद ये था कि अगर कभी कोई पकड़े तो फिसलन की वजह से वो उनके जद में ना आए, पकड़ में ना आए और वो निकल के भाग जाए। तो ये सारा काम करने के बाद उस घर के अंदर घुसते। घर में घुसने के बाद इनके 2-3 उसूल थे इस पूरी डकैती, रॉबरी, क्राइम के पीछे। जैसे शुरू से उसूल है कि बकरी से लेके बाकी चीज़ों में, कि उस घर के अंदर चाहे कितना भी कीमती चीज़ हो, और सिर्फ 2 चीज़, जेवर और कैश, नकदी और पैसे, इसके अलावा वो किसी और तीसरे चीज़ को हाथ नहीं लगाते। इनकी मान्यता थी कि तीसरी चीज़ को हाथ लगाने में फिर अपशगुन होगा, कुछ और होगा। तो जितने जेवर हों, जितने पैसे हों, बस ये उसको लूटते। लेकिन लूट के अगर मान लीजिए घर में गए और 3 लोग बैठे हुए हैं और शराफत से उन्होंने सारे पैसे भी दे दिए, तो ये सिर्फ पैसे लेके शराफत से वापस नहीं जाएंगे। इनका नियम है कि आप जब तक मारोगे पीटोगे नहीं तब तक देवी खुश नहीं होगी। तो लूटपाट शराफत से नहीं करनी है, हिंसा के साथ करनी है। इसीलिए वो अपने साथ लाए हुए लोहे के सरिया, हथौड़ा, डंडा, और इनको जो मारने का है वो ये है कि सर पे मारो। और सर पे ये तब तक मारते हैं जब तक सामने वाला मर ना जाए। तो उस घर में जितने भी लोग हों, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, बुज़ुर्ग हो, औरत हो, मर्द हो, उसमें से ये भी नहीं है कि किसी को इसको छोड़ना है। जो सामने आएगा उसे मारेंगे। तो ये पैसे और कैश और जेवर लूटेंगे, घर के अंदर जो भी हो मारेंगे। और मारने के पीछे एक और भी है कि उस घर में जितने लोग हों इसलिए सबको मार दो, ताकि जब वो वहाँ से निकलें तो कोई पुलिस को या पड़ोसी को बताने वाला, मदद मांगने के लिए कोई हो ना हो, और इतना टाइम मिल जाए कि तब तक वो इस इलाके से बहुत दूर जा चुके हों। तो एक मकसद ये भी था कि इसलिए उस घर के हर शख्स को मार दो। इसके अलावा जब ये घर में कई बार गैंग अलग अलग मिल के ये वारदात को अंजाम देते, तो इनके अंदर एक ख़ास चीज़ ये थी कि अगर कोई गैंग बिछड़ गया या मान लीजिए कहीं को ख़तरा आ गया और उसको भागना पड़ रहा है, तो अब वो कैसे मिलें, क्योंकि वो इलाका उनके लिए नया है, वो बाहर से आए हैं। तो उसका भी इन लोगों ने तरीका अपना रखा था। ये लोग बाहर निकलने के बाद अंधेरे में तय होता था कि एक कोड वर्ड में एक आवाज़ निकालनी है, जिस आवाज़ के ज़रिए पता चलेगा कि कौन कहाँ पे, और फिर ये इकट्ठे होंगे। और वो आम तौर पे जो आवाज़ निकालते थे वो किसी कोयल की, कौवे की, या किसी भी ऐसे परिंदे की, किसी जानवर की, बिल्ली की, कुत्ते की। लेकिन वो निकालने वाला और सुनने वाला बस वही दोनों समझते थे कि इस आवाज़ का मतलब क्या है और कौन किसको कहाँ पे पहुँचना है। तो ये बाकायदा इसके माहिर होते। अगर कहीं के कोई इस तरह के हालात पैदा हो जाए तो इस कोड वर्ड के ज़रिए, इस आवाज़ के ज़रिए ये लोग फिर इकट्ठे होते हैं। और जब तक ये इकट्ठे नहीं होते तब तक ये वहाँ से निकलते नहीं। जब सारा काम हो जाता तो फिर ये वापस अपने उस इलाके में जाते। और इस दौरान में जो इनकी औरतें हैं वो तब तक वहाँ पे लगातार एक पूजा पाठ करती रहती, इनकी सही सलामती वापसी। एक और चीज़, जिस घर में यह वारदात करते उस घर से लूटते, मारते, पीटते। साथ में एक और भी इनकी एक टोना और टोटका है कि जहाँ पे ये वारदात करते हैं वहाँ से जाने से पहले ये उस घर के आसपास या घर के अंदर ही शौच करके जाते हैं, मतलब टॉयलेट, और उसको गंदा करके। इसके पीछे भी ये है कि इससे उनके ऊपर कोई आँच नहीं आएगी। हथियार कभी नहीं रखते। ये जहाँ पे वारदात करते वहीं से ये हथियार बनाते, उठाते, पेड़ से तोड़ते और फिर निकल जाते। इन सारी चीज़ों को करने के बाद जब ये वहाँ पहुँचते तो फिर कुछ दिन तक ये लोग खामोश रहते, और अगली वारदात से पहले फिर सारी चीज़ें वापस रिपीट होती। वही बकरी, वही पूजा, वही बकरी की निशानी की जाना है कि नहीं जाना है, घर की रेकी करना, कोने का घर ढूंढना, घर के पास अगर पेड़ हो तो वो पहले नंबर पे है उस घर में, मतलब वारदात करने का। इवनिंग शो पिक्चर देखनी, पिक्चर देखने के बाद कपड़े उतारना, तेल लगाना, वहीं इलाके से डंडा, सरिया, लोहे जो भी मिले उसको लेना, घर में घुसना, हर एक को मारना, फिर वहाँ पे शौच करना, और फिर कोई ख़तरा हो तो आवाज़ निकालना, और आवाज़ निकालने के बाद वहाँ से निकल जाना। तो ये सारी चीज़ें
इस बावरिया गिरोह को सबसे अलग बनाती है। दिल्ली में मुझे याद है ऐसे 4-5 इंसिडेंट हुए जिसमें एक फैमिली के 4, एक फैमिली के 3 लोग, उनके सर को बुरी तरह से कुचल के मारा गया था। वो देख के ही लग रहा था किसी डंडे और सरिया से मारा गया था। ईस्ट दिल्ली का मामला था कुछ, और मुझे याद है कॉर्नर का ही मकान था। साउथ दिल्ली में भी ये हुआ इंसिडेंट जब मैं गया था कवर करने के लिए, और इत्तेफाक से वो भी कॉर्नर का मकान था। पहले ये लोग बस से, ट्रेन से इस तरीके से आते और शहर में वारदात करके चले जाते, लेकिन धीरे धीरे इतना ही इन लोगों का बावरिया गैंग ने क्राइम करना शुरू किया कि उनके पास पैसे बहुत आने लगे, बहुत सारे, इन्होंने इतने सारे लूटपाट किए। तो उसके बाद फिर एक गैंग ऐसा भी बना बावरिया का जिसने बाकायदा कार खरीदी। दिल्ली में तो एक पकड़ाया था जिसके पास करीब 100 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, वो बावरिया था। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने शायद उसको अरेस्ट किया था 2015 में। तो अब ये कार से भी आने लगे, कार से जाने लगे, दिल्ली में घर खरीदने लगे, लेकिन काम वही रहा, ये कभी इधर कभी उधर भटकते। कुछ साल पहले बुलंदशहर में आपको याद होगा कि एक हाईवे पे एक लेडी और उसकी एक नाबालिग बच्ची को रोक के उसके साथ रेप किया गया, फिर उन्हें मार दिया गया। उसके पीछे भी बावरिया गैंग का हाथ था और उस वक्त भी कुछ लोगों को पकड़ा गया। तो बावरिया गैंग के क्राइम का तो एक पहलू ही है। दूसरा एक पहलू एक और भी है कि इनका जो गांव है जहाँ जहाँ पे, जैसे मैंने बताया कि आप मुजफ्फरनगर के पास इधर वेस्टर्न यूपी में, या भरतपुर आप ले लीजिए राजस्थान, जहाँ से जोड़ कर देखा जाता है कि बावरिया यहीं के रहने वाले हैं, यहीं से ये एक साथ निकलते हैं। तो जब भी ऐसा कोई क्राइम होता है उसके बाद पुलिस की टीम, और तो इनके बारे में कोई जानकारी मिलती नहीं, तो जो एस्टेब्लिश गांव है जहां इनकी औरतें रहती हैं, पुलिस की टीम वहां पहुंचती। कई बार फिर एलिगेशन आया कि वहां के जो लड़के हैं, नौजवान लड़के हैं, पुलिस उनको उठा के ले गई, 10-10, 20-20 दिन तक उसका पता नहीं मिला। फिर कहीं बाद में उसकी लाशें मिली। तो एक ये भी हुआ कि उनके साथ भी जुल्म हुआ, लेकिन दूसरा ये भी कि इन्होंने, बावरिया ने जिस तरीके का क्राइम किया उसके लिए भी कोई माफ़ी नहीं है। कोशिश ये की गई कि ऐसे जितने भी घुमंतू जाति हैं, इस तरह के लोग हैं जिनका अंग्रेज़ों ने क्राइम की कैटेगरी में रखा हुआ था, इन लोगों को समाज की मुख्य धारा में लाया जाए। उनके लिए अलग अलग सरकारों ने स्कीम भी बनाई। बावरिया के लिए तो ख़ासतौर पे 2 IPS अफसर हैं जिन्होंने बावरिया के ऊपर बड़ा काम किया था, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए बड़ी कोशिश भी की। लेकिन ये अभी शुरुआत भर है। आज भी ये है कि बावरिया को जहाँ मौका मिलता है वो अटैक करते हैं, अपना काम करके निकल जाते हैं। और पुलिस के लिए मुश्किल का काम ये है कि पुलिस के लिए इनको पकड़ना बड़ा टफ है, इसलिए कि इनका कोई परमानेंट ठिकाना नहीं है। ये आते हैं करके किसी और शहर में निकल जाते हैं, फिर किसी और शहर में निकल जाते हैं, और इस तरीके से पुलिस उन तक पहुंच नहीं पाती। और इनका चूँकि कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड, नाम पता तो कुछ मालूम है नहीं, तो ये इसलिए भी इनको पता नहीं चल पाता है। तो पुलिस के लिए लगातार बावरिया चैलेंज रहा है। और बावरिया के बारे में ये भी है कि इस तक पहुंचना बड़ा मुश्किल काम है। तो लास्ट में जब कुछ नहीं होता तो पुलिस फिर तलाश में उन्हीं के जो परमानेंट गांव है, 1-2 पता है, वहीं पहुंचते हैं, और वहाँ के लोग फिर पुलिस पे एलिगेशन लगाते हैं कि वो आके जुल्म करती है। तो ये बावरिया गैंग की कहानी थी, इनके काम करने का तरीका था। और इस तरह के जितने ये जो घुमंतू खाना बदोश लोग हैं, कहते हैं कि हिंदुस्तान में इनकी इस वक्त तादाद जो है वो करीब 10 से 12 करोड़ है। मतलब 10 से 12 करोड़ वो लोग हैं जिनका अपना कोई परमानेंट पता ठिकाना नहीं है, अपना घर नहीं है। वो बस एक खाना बदोश, बंजारे टाइप, घुमंतू टाइप हिंदुस्तान के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाते हैं, घूमते हैं, निकलते हैं। बहुत सारे लोग शराफत से रहते हैं, आते हैं, गुजर जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने इस घुमंतूपन, अपने खाना बदोश होने का फ़ायदा क्राइम करके उठाते हैं, और उनमें से एक बावरिया गैंग है। तो ये थी कहानी बावरिया गैंग की।